हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश और आज की बायोकेमिस्ट्री क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंजाइम के बारे में हम आज पढ़ें कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है, कौन सा एंजाइम कौन सा वर्क करता है, सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक आज की वीडियो में, ताकि आप एंजाइम के बारे में पूरी डिटेल से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंजाइम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये एक प्रकार के, साधारण शब्दों में कहें तो प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। और एमिनो अम्ल जो होते हैं, इनकी लंबी श्रृंखला अगर पेप्टाइड बंध या पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा एक साथ जुड़ जाती है तो इस जो बनने वाले यौगिक होते हैं वो एंजाइम होते हैं। हम साधारण शब्दों में कहें तो एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बने होते हैं, है ना। तो एंजाइम जो होते हैं, इनके कार्य अगर बोले तो ये जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं ये कैसे कैटलिस्ट के जैसे वर्क करते हैं, जो रिएक्शन की रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अभिक्रिया को दर को बढ़ाते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। चलिए परिभाषा से समझते हैं हम एक एक करके कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी जैव रासायनिक या हम कहें कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं, जो पौधों में पाए जाते हैं, जानवरों में होते हैं या सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम बोले कि एंजाइम आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, प्लांट में होंगे जैसे कि एनिमल में होंगे, प्लांट में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, जीवित सेल में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन्हें ये शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, उन्हें इन्हें हम बाहर से भी ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, वो कि क्या होते हैं बोले कि अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल जो होता है, इनकी एक लंबी श्रृंखला बनती है जो किससे जुड़ी होती है, एमाइड या पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो वो क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल की एक जो लंबी श्रृंखला होती है वो आपस में अगर जुड़ जाए पेप्टाइड बंध के द्वारा या पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाती है या एमाइड बंध के द्वारा जुड़ जाती है, तो क्या बनाती है, एंजाइम बनाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो क्या काम करते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं में, बायोकेमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। इनका मुख्य काम क्या है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरकीय काम होता है इनका, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम होता है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं एंजाइम क्या होते हैं, बोले बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक के रूप में क्या काम करते हैं, एंजाइम काम करते हैं। कार्य कैसे करते हैं कि जैव रासायनिक उत्प्रेरक को एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है और इस घटना को जैव रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में कहा जाता है। जितनी भी जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो सभी किसके प्रेजेंस में होती है, बोले एंजाइम के प्रेजेंस में होती है ना। एंजाइम होता ही होता है ताकि जो हमारे पास रिएक्शन है वो तेजी से हो सके, उसकी गति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम एंजाइम को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं, है ना, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसके द्वारा ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो बड़ी जल्दी से हो जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण बने, क्योंकि जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, है ना, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, है ना, इनके उदाहरण है, जैसे चॉकलेट का बनना, दही का बनना, है ना, शिशुओं में भोजन बनना, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं या वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, ये जितने भी पदार्थ होते हैं, ये सभी जो बनाए जाते हैं वो किसके उपस्थिति में बनाए जाते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में बनाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम क्या काम करते हैं, तो एंजाइम बोले कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं कि जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आप बोले कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो 6 प्रकार से किया गया है ना। 6 प्रकार से क्या होते हैं, बोले एंजाइम होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है एंजाइम का वो होता है ऑक्सीडोरडक्टेस। ये ऑक्सीडोरडक्टेस जो क्या होता है, एक एंजाइम का प्रकार है। दूसरा प्रकार है हमारे पास ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। तो 6 प्रकार से क्या किया गया है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। ये सभी जो होते हैं ये 6 प्रकार के एंजाइम हैं। इनके अंतर्गत और भी एंजाइम आते हैं जो अपना अपना क्या काम करते हैं, अलग अलग
काम करते हैं, है ना। तो एक एक करके हम सभी के काम को समझेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास एंजाइम है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडोरडक्टेज, है ना। दूसरा वाला एंजाइम क्या है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। तीसरा हाइड्रोलिस, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। आप एक बार इनके नाम अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये नाम याद करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो एक बार में आप आ, पढ़ लें इनको। चलिए एक एक करके क्या कर सकते हैं, इनके हम कार्य देखेंगे कि जो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं या क्या काम करते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है हमारे पास ऑक्सीडोरडक्टेज। ऑक्सीडोरडक्टेज क्या होता है, जितने भी अणु होते हैं हमारे पास, अणु के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, जिससे क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम कर सकता है। हम साधारण शब्दों में कहें तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं बोले जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। उन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होती हैं उनमें कैटलिस्ट का काम करता है कौन सा एंजाइम, तो बोलेंगे ऑक्सीडोरडक्टेज एंजाइम, है ना। तो सबसे पहला जो एंजाइम है ऑक्सीडोरडक्टेज एंजाइम, ये क्या करता है, अणुओं के बीच होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, बोले ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इनको उत्प्रेरित करने का काम, इनको क्या कर सकते हैं, उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है, बोले ऑक्सीडोरडक्टेज एंजाइम करता है ना। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडोरडक्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है ना। चलिए दूसरा वाला देखते हैं हम, ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये क्या काम करता है, जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं बोले उनके स्थानांतरण या आदान प्रदान को उत्प्रेरित करता है ना, ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफेरेज एंजाइम होते हैं। क्रियात्मक समूह जितने भी होते हैं उनका ट्रांसफर करने, आदान प्रदान करने का काम जो करता है, स्थानांतरण का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम हो जाता है। अगला जो हमारे पास एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलेज एंजाइम। देखिए हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है कि H2O के अणु को जोड़कर, H2O को जोड़कर, जल को जोड़कर अणुओं के टूटने को उत्प्रेरित करता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं हम, बोले किसी भी जल के अणु को ऐड करते हैं, हम पानी के अणु को ऐड करते हैं, जिससे अणुओं के जो अणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जिस प्रकार से हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस जो होता है हमारे पास जल अपघटन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जल अपघटन करने के लिए हम क्या करते हैं, H2O को जोड़ा जाता है, जिससे अणु जो होते हैं वो अलग अलग टूट जाते हैं। तो इसके लिए जो उत्प्रेरक का काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम करता है ना। इसी प्रकार से होता है लाइसेज एंजाइम जो होता है हमारे पास, इसमें जो H2O का उपयोग नहीं होता, H2O का उपयोग किए बिना ही रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसेज एंजाइम बोलते हैं। ये देखिए हाइड्रोलेज एंजाइम में जल के अणु को जोड़ा जाता है ना, और लाइसेज एंजाइम में क्या, H2O के अणुओं के बिना ही, H2O के बिना ही क्या रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लाइसेज एंजाइम बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और हमारे पास एंजाइम है आइसोमरेज। ये आइसोमर्स बनाने के लिए अणुओं के भीतर परमाणु की व्यवस्था को उत्प्रेरित करता है। आइसोमर्स जो होते हैं, बहुलक जो होते हैं, एक प्रकार के बड़े अणु होते हैं जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आइसोमर्स बहुलक बनाने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं। तो बहुलक बनाने के लिए जो उसके परमाणु होते हैं उनकी व्यवस्था को रीअरेंज करने के लिए जिस एंजाइम का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं, है ना। तो आइसोमर्स बहुलक बनाने के लिए अणुओं के भीतर परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को उत्प्रेरित करता है, रीअरेंजमेंट करता है एटम्स का, है ना। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट करता है और क्या बनाता है, बोले आइसोमर्स बनाता है, बहुलक बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आइसोमरेज एंजाइम हो जाता है। इसी प्रकार से एक और हमारे पास एंजाइम की कैटेगरी है, उसका नाम क्या है, लाइगेज। ये नए रासायनिक बंध बनाकर दो अणुओं को एक साथ जोड़ता है, दो मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, नए अणुओं का बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बनाता है और दोनों को एक साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, लाइगेज एंजाइम हो जाता है। तो ये सभी एंजाइम के क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। तो 6 ही एंजाइम होते हैं हमारे पास
इनके अंतर्गत बहुत सारे और भी एंजाइम आ जाते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन अगर किया जाए एंजाइम का तो ये 6 प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है बोले, ऑक्सीडोडक्टेज। ये क्या काम करता है कि जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीडोडक्टेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर काम करने का, आदान प्रदान करने का काम करता है। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है, जल के अणुओं को जोड़ देता है, कहीं ऐड करते हैं हम H2O को ऐड करते हैं और अणुओं को टूटने को उत्प्रेरित करता है, तो उसे हम हाइड्रोलेज एंजाइम बोलेंगे। लाइजेज एंजाइम जल का उपयोग किए बिना ही रासायनिक बंधों को अगर तोड़ दिया जाए, जल का उपयोग किए बिना ही रासायनिक बंधों को तोड़ दे, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा बोले, लाइजेज एंजाइम उपयोग होता। आइसोमरेज एंजाइम कहाँ उपयोग होता है बोले, जहां पर आइसोमर्स बनते, जहां पर बहुलक बनते हैं, तो बहुलक में जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिन्हें हम एकलक या मोनोमर कहते हैं, उनके रीअरेंजमेंट करने के लिए जिस प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमरेज एंजाइम बोलेंगे। लाइगेज एंजाइम में क्या होता है कि बोले नए रासायनिक बंध बनते हैं और दो अणुओं को एक साथ जोड़ा जाता है। नए रासायनिक बंध बनाने के लिए और दो अणुओं को एक साथ जोड़ने के लिए जैसे एंजाइम का उपयोग किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, लाइगेज एंजाइम। तो इस प्रकार से हर एक एंजाइम का क्या काम होता है, अलग अलग काम होता है, लेकिन एक कॉमन सा काम यही है कि ये सभी जितने भी अभिक्रियाएं हैं ये सभी में कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जितने भी जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम तो करता ही करता है। उत्प्रेरक मतलब आप समझते होंगे, उत्प्रेरक वैसे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरे होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। लेकिन एंजाइम जो होता है वो हमेशा धनात्मक उत्प्रेरक के जैसे काम करता है, और धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की गति को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया तेज गति से होने लगती है। तो हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम एंजाइमों का उपयोग करते हैं। तो हमारी बॉडी में कहें जितनी, या फिर किसी फैक्ट्री में कहें, या जहां भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, है ना, कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो सकती है जहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट या बन रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या होते हैं, एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जैसे अल्कोहल की फैक्ट्री होगी, है ना, या शुगर वाली फैक्ट्री होगी, ये ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे बॉडी में होने वाली जितने भी प्रकार की रिएक्शन होती है ना, जैसे कि डाइजेशन में हो गया या रेस्पिरेशन में हो गया या मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शन होती है, इन सभी में एंजाइमों का उपयोग होता है। अगर एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट ना हो तो ये जितने भी रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो हो जाएंगी और हमारी बॉडी का संचालन होगा ही नहीं, बहुत ही धीमी गति से होगा, जिससे बॉडी में क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो हम बोलेंगे कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं ये सभी एंजाइमों की उपस्थिति में होती हैं। एंजाइम होना अनिवार्य है, तभी हमारे जो शरीर है वो सही तरीके से काम करता है। तो हम और आगे जानते हैं एंजाइमों के बारे में कि एंजाइम क्या काम करते हैं किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में आगे समझते हैं। तो एंजाइम जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा कि काइनेज का उपयोग जो होता है आमतौर पर मानव शरीर में सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग में किया जाता है। अगर आपको किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, संदेश वाहक जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो उसके लिए जो एंजाइम है वो भी इसी प्रकार से काम कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइम प्रोटीन के फास्फोरिलीकरण को उत्प्रेरित करता है, ये प्रोटीन को बनाने में भी काम करते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो एंजाइम हमारे शरीर में कैसे काम करते होंगे, तो हमारे शरीर में ये ऐसे काम करते हैं कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं सरल अणुओं में। जो बड़े अणु होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, और ताकि जो सरल पदार्थ है, जो सिंपल हमारे पास छोटे छोटे पदार्थ हो जाए, वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए। तो हम बोलेंगे कि एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर में जटिल अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके, है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा के संश्लेषण में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। एंजाइम are used in the synthesis of energy in our body। एटीपी सिंथेस के रूप में एंजाइम का कॉमन उपयोग किया जाता है ना। एटीपी सिंथेस की प्रक्रिया में जो आमतौर पर उपयोग होता है वो एंजाइम ही होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली में आयनों का स्थानांतरण भी करते हैं। एंजाइम जो होते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, अपचयन करते हैं, हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं, और कई प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इन सभी में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पाचन में किया जाता है, या
यकृत के कार्य और अन्य शारीरिक जितने भी शारीरिक कार्य होते हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, इन सभी में एंजाइमों का कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि बिना एंजाइमों के हमारे शरीर में क्या होती हैं, अभिक्रियाएं बहुत ही स्लो हो जाएंगी, बहुत ही धीमी हो जाएंगी। और एंजाइम अगर उपस्थित होते हैं तो यही अभिक्रियाएं जो होती हैं बड़ी तीव्र गति से होने लगती है, सुचारू रूप से होने लगती है। चलिए, एंजाइम का विकास जो होते हैं, एंजाइम बहुत सारे काम करते हैं, श्वसन में, प्रजनन में, सभी में क्या काम करते हैं, एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं, बोले कैटालिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं, एग्जांपल है ना। तो हम बोलेंगे कि किस प्रकार से अगर काम करे, तो एक दो उदाहरण अगर हम इसके देखें कि एंजाइम किस प्रकार से काम, जैसे जो गन्ने की शक्कर होती है, चीनी होती है, चीनी को इन्वर्टेज और इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। देखिए इसका सूत्र लिखा हुआ कैसे, C12H22O11, इसको क्या बोला जाता है, सुक्रोज बोला जाता है। इसमें अगर हम जल के अणुओं को अगर जोड़ देते हैं और यहाँ पर किस एंजाइम की उपस्थिति कर देते हैं, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो चीनी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोले ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। C6H12O6, C6H12O6, ये एक प्रकार से ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। दोनों क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो हम बोलेंगे कि गन्ने की जो चीनी है उसको इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हम जब भी हम ग्रहण करते हैं चीनी या शक्कर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है, बोले हमारे शरीर में जाती है। तो हमारे शरीर में जो उपस्थित होता है इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न करते हैं, है ना, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ही बदल जाते हैं। जैसे ही दूसरा उदाहरण दिया हुआ हमारे पास, जैसे दूध को दही में बदलना, इसमें क्या, कौन सा एंजाइम उपयोग होता, बोले लैक्टेज एंजाइम उपयोग होगा। दूध को दही में बदलने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जो लैक्टोबैसिली द्वारा जारी किया जाता है, जो किसको बदलता है, दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा, लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड। जो दूध को दही में बदलने के लिए उपयोग होने वाला एंजाइम है उसका नाम क्या है, लैक्टेज एंजाइम बोल सकते हैं हम, या उसमें जो उपयोग होता है उसको क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिली उपयोग होता है। चलिए आगे समझते हैं, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में रूपांतरण। ग्लूकोज जो होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एथिल अल्कोहल में। कौन सा एंजाइम करता है, तो बोलेंगे हम जाइमेज एंजाइम करता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो किस एंजाइम के उपयोग होगी, तो हम बोलेंगे कि हम जाइमेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ है C6H12O6। AQ का मतलब क्या होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, है ना। जहां भी ये AQ आपको दिखाई देता है, AQ इसका मतलब क्या होता है, ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब ये होता है कि इसको जल में घोला गया है। जैसे कि अगर हम नमक को जल में घोल देते हैं तो हम NaCl का AQ लिखेंगे, मतलब क्या है, नमक को जल में घोल लिया गया है, वो क्या बन गया है, जलीय विलयन बन गया है। तो इसी प्रकार से C6H12O6 जो है वो क्या है, AQ है, जलीय विलयन है। इसका हम क्या कर देते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको किस में बदल रहे हैं हम, एथिल अल्कोहल में बदल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ग्लूकोज से अगर हमें अल्कोहल का निर्माण करना है तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ही करना पड़ता है ना, क्योंकि यह अभिक्रिया बड़ी तेजी से होती है। अगर ये जाइमेज एंजाइम ना मिलाया जाए तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, बहुत ही स्लो हो जाएगी, बोले। चलिए आगे समझते हैं कि स्टार्च का माल्टोस में रूपांतरण। जो स्टार्च होता है हमारे पास, स्टार्च को अगर हमें माल्टोज में बदल, स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। पॉलीसैकेराइड को अगर हमें डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में बदलना है तो हमें क्या, एंजाइमों की उपस्थिति में करना पड़ेगा। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या होता है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है, और माल्टोज को फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड में बदल सकते हैं, और वही मोनोसैकेराइड हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं,
है ना। तो डायस्टेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तब हम बोलेंगे डायस्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट में अगर हम इन सबको समझे, तो चीनी को अगर हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलना है तो कौन से एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की जरूरत होगी। दूध को दही में बदलने के लिए किस प्रकार के एंजाइम की होगी, तो बोले लैक्टेज एंजाइम। ग्लूकोज से अगर एथिल अल्कोहल में रूपांतरण करना है तो जाइमेज एंजाइम। स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो डाइस्टेज एंजाइम। है ना, क्लियर है। तो इन सभी एंजाइमों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए इन्हें हम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एंजाइमों के बारे में और समझते हैं कि एंजाइमों के और कौन कौन से उदाहरण हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का एंजाइमों का एक समूह है जो आंत में लिपिड के पाचन करता है। लिपिड का क्या कर देता है, डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड इन द इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है, आंत में क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, तो बोले लाइपेज एंजाइम। एंजाइमों का एक समूह है जो आंत में लिपिड का पाचन करता है ना। क्वेश्चन बनता है कि लिपिड का पाचन जो है, लिपिड का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बोलेंगे लाइपेज एंजाइम करता है। इसी प्रकार एक और एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। जो क्या होता है, एक प्रोटीन है जो प्रोटीन प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो बोले सलाइवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। जो मनुष्य की लार होती है, हमारे मुंह में जो लार होती है, उसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। तो क्या काम करता है, बोले जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसका दूसरा नाम सैकेराइड होता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड। तो जो जैसे कि पॉलीसैकेराइड जैसे कि स्टार्च हो गया, है ना, जब मोनो डाइसैकेराइड है जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनको कन्वर्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम। उसी प्रकार से हम बोले देंगे कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तब हम बोलेंगे कि कौन सा, एमाइलेज एंजाइम करता है। देखिए एक और बार आ गया हमारे पास माल्टेज एंजाइम। क्या होता है कि चीनी चीनी को माल्टोज चीनी है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देती है और लार में पाई जाती है। माल्टोज आलू, पास्ता और बियर सहित अन्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में ये क्या पाया जाता है ना। तो हम बोलेंगे कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, माल्टेज एंजाइम करता है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज इज अ सुगर दैट ब्रेक्स डाउन माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सलाइवा। लार में भी ये क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। अगला जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। देखिए ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बोले लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में स्थित होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तब आप कौन सा बताएंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, तो बोले ये क्या काम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन कुछ बड़े अणु होते हैं जिनको तोड़ने पर क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के छोटे छोटे अणु बनते हैं, है ना। तो कौन तोड़ेगा, जब भी हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो वो किस में टूटता होगा, बोले अमीनो एसिड में टूटता होगा। और कौन सा एंजाइम तोड़ता है उसको, ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लैक्टेज एंजाइम के बारे में, कि लैक्टेज एंजाइम क्या होता है, कि यह आंत में मौजूद होता है, आंत में उपस्थित होता है, जो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली चीनी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने में सहायता करता है। दूध में जो चीनी पाई जाती है उसको क्या कैसे करता है, बोले ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने में सहायता करता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, है ना। चलिए हेलिकेज एंजाइम होता है, एक डीएनए खोलने वाला एंजाइम होता है, ओपन करने वाला होता है। इसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, एक प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको उससे क्या बनाता है, बोले डीएनए बनाता है ना।
तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि अलग अलग एंजाइम जो होते हैं वो सभी का अपना अलग अलग काम होता है ना। जैसे कि लाइपेज एंजाइम का लिपिड का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, जो कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। दूध दूध में पाई जाने वाली शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, उसे लैक्टेज एंजाइम कहेंगे हम। तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इनका काम कैसे होता है। जितने भी एंजाइम होते हैं ये ताला चाबी अवधारणा के ऊपर काम करते हैं, लॉक एंड की, है ना। ताला और चाबी की अवधारणा के ऊपर काम कर सकते हैं। साधारण शब्दों में मैं आपको समझाता हूं कि ये ताला चाबी अवधारणा क्या होती है। देखिए हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, नीचे एक एंजाइम है और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एक सक्रिय सक्रिय भाग के रूप में काम कर सकते हैं। और जो एंजाइम से जुड़ने वाला जो अणु होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रैट कहते हैं, है ना। जब भी कोई अणु एंजाइम से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सबस्ट्रैट कहते हैं, है ना। तो जब ये सबस्ट्रैट जो एक्टिव साइट के साथ में जुड़ता है ना, तो क्या होता है, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रैट। और ये इससे फिर क्या बनते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं इनमें जो रिएक्शन होती है अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करने में मदद करता है, जिससे क्या बनता है, बोले एंजाइम सबस्ट्रैट प्रतिक्रिया को ताला चाबी की संरचना के रूप में हमें समझ सकते हैं कि जब सबस्ट्रैट जो होती है वो कुंजी को दर्शाता है, प्रत्येक सबस्ट्रैट में क्या होता है, एक एंजाइम होता है बोले। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंजाइम होता है ये क्या होते हैं, हमारे पास एक्टिव साइड होती है और जो भी सबस्ट्रैट इससे जुड़ने वाला है वो आकर इसमें जुड़ता है, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनके बीच में एक प्रकार की सक्रियण ऊर्जा होती है, एक प्रकार से क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। कोई भी एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ के साथ में जुड़ता है तो दोनों के पास अपनी जुड़ने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। और साधारण शब्दों में कहें कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ या कोई भी दो भाग हो गए ये आपस में अगर जोड़ना चाहते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो दोनों के पास क्या होगी, अपनी अपनी एक एक क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी, जिससे वो अभिक्रिया कर सके। तो अभिक्रिया करने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, बोल सामने वाले की सक्रियण ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनाते हैं, एक प्रकार से मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं, है ना। देखिए एंजाइम को सक्रिय साइट कहा जाता है जो प्रतिक्रियाशील अणुओं के बंधन के लिए एक निश्चित आकार और कार्यात्मक समूह के रूप में एक हिस्सा होता है। जब कोई भी अणु एंजाइम के साथ में जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रैट अणु कहते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रैट मिलकर किसी उत्प्रेरक उत्प्रेरक के कम सक्रियण ऊर्जा के साथ एक क्या मध्यवर्ती प्रतिक्रिया बनाते हैं, एक मिडिल उत्पाद बनाते हैं। और एंजाइम फिर ये एंजाइम और सबस्ट्रैट जो होते हैं दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ताला चाबी मिलकर इसको अवधारणा को क्या बोला जाता है, ताला चाबी अवधारणा बोला जाता है ना। तो एंजाइम सबस्ट्रैट के साथ मिलकर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं और वही क्या बनाते हैं, फिर उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम बोलेंगे कि एंजाइम क्या किस प्रकार से काम कर सकते हैं, तो बोले हम ताला चाबी अवधारणा के ऊपर एंजाइम काम करते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम और हार्मोन्स में क्या अंतर होते हैं, है ना। एंजाइम और हार्मोन्स लगभग दोनों का काम एक जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम दोनों में अंतर को समझते हैं कि एंजाइम और हार्मोन्स में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर होता है कि एंजाइम का कार्य क्रिया के हिसाब से, कि एंजाइम क्या होते हैं, बोले हमें पता है कि एक प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, जिसका शरीर में जितनी भी प्रतिक्रिया की दर होती है उसको तेज करने के लिए किया जाता है। शरीर की जितनी भी रिएक्शन होती है उनको तेज करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। हार्मोन्स का काम भी ऐसे ही है लेकिन ये संदेशवाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में काम करता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या कर देगा, संदेश को ट्रांसफर करता है, संदेश प्रसारित मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, हार्मोन। हमारे शरीर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो उसमें हमारे पास मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करता है। जबकि एंजाइम क्या काम करते हैं, उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एंजाइम गति को बढ़ाता है जबकि हार्मोन्स क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो चलिए दूसरा अंतर देखते हैं।
कार्य के आधार पर एंजाइम पाचन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, गतिविधियां होती है, उनमें शामिल होते हैं। हार्मोन्स डायरेक्ट डाइजेशन में भाग नहीं लेते, ये दूसरे तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में काम करते हैं। इनकी रचना जो होती है ये किससे मिलकर बने होते हैं? एंजाइम, सभी एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोटीन, एमिनो एसिड, स्टेरॉइड आदि से मिलकर बने हो सकते हैं। हार्मोन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से भी मिलकर बने हो सकते हैं, प्रोटीन से भी, या स्टेरॉइड से मिलकर बने हो सकते हैं, है ना। एंजाइम स्त्राव जो सोर्स होता है एंजाइम को, उम्र उम्र के हिसाब से क्या होते हैं, प्रभावित नहीं होता है। अगर छोटी उम्र में जो एंजाइम यूज हो रहा है या जितना एंजाइम उपयोग हो रहा है, तो बड़ी उम्र में भी उतना ही होता है। लेकिन हार्मोन्स का काम अलग होता है। हार्मोन छोटी उम्र में कम होते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण देखें, यौवन के समय, यंग एज में क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा स्रावित होते हैं, ज्यादा निकलते हैं हमारे बॉडी से। जबकि जो छोटी उम्र होती है या वृद्धावस्था होती है, उनमें हार्मोन्स की निकलने की प्रवृत्ति जो होती है कम या अधिक हो सकती है ना। तो जबकि एंजाइम जो होते हैं वो एक जैसे निकलते हैं, एक जैसे काम करेंगे। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो एज के हिसाब से निकलते हैं, कि किसी एज में अलग अलग प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स निकलेंगे। तो हम बोलेंगे कि एज के हिसाब से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों अलग अलग काम करते हैं, है ना। इनकी साइट की कार्रवाई अगर बोले जाए कि एंजाइम एंजाइम का जो उत्पादन होता है, जिस जगह पर एंजाइम बन रहा है उसी जगह पे काम करेगा। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे आंत में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो वो आंत के अंदर ही काम करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करेगा। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं जी एक जगह पर बनते हैं और दूसरी जगह पर जाके काम करते हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर में बनने वाले विभिन्न हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे क्या अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में जाके काम करते हैं, है ना। जबकि जो एंजाइम होते हैं ये जहां पर उत्पन्न होते हैं वहीं पर काम करते हैं। तो हम बोलेंगे ये हार्मोन्स जो होते हैं अलग अलग साइट पर जाके काम करते हैं, जबकि एंजाइम जो होते हैं उसी जगह पर काम करते हैं। उत्पादन, एंजाइम जो होते हैं सभी जीवित कोशिकाओं से स्वयं उत्पन्न होते हैं, है ना, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न हो जाए। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं युवा कोशिकाओं में, जो यंग सेल्स होती हैं उनमें उत्पन्न होते हैं। एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से यात्रा करते हैं, जबकि हार्मोन रक्त के माध्यम से यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ हार्मोन्स बिना रक्त के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, जो अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में दोनों तरीके से काम करते हैं। लेकिन अधिकतर जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के माध्यम से बोले क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। एंजाइम की प्रतिक्रिया समय त्वरित होता है। एंजाइम जो होता है वो बड़ी तेजी से काम कर सकते हैं बोले। हार्मोन का जो प्रतिक्रिया समय होता है वो थोड़ा सा धीमा होता है। चलिए, प्रभाव से कार्य समझते हैं। एंजाइम जो अन्य एंजाइमों से प्रभावित नहीं होते। अगर एक एंजाइम है और दूसरा एंजाइम भी अगर वहां पर काम करता है, ये दोनों आपस में बोले प्रभावित नहीं होते। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को प्रभावित कर सकता है, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जबकि एंजाइम जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दोनों पर इफेक्ट नहीं करते, है ना। चलिए अगला अंतर समझते हैं। एंजाइमों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और हार्मोन्स की कम मात्रा में आवश्यकता है। एंजाइम हमारे शरीर में ज्यादा रिएक्शन, हमारे शरीर में रिएक्शन ज्यादा हो रही है, इसलिए एंजाइमों की हमें अधिक जरूरत पड़ती है। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं उनका कुछ विशेष कार्य होता है, कि वो उसी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। हार्मोन्स हमारी ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं और अपने कार्य करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती ही रह रही है, इसलिए एंजाइमों की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और हार्मोन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे एंजाइम का, जैसे लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, माल्टेज, ट्रिप्सिन, इन सभी के काम को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हमारे पास कुछ हार्मोन्स के उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कार्टिसोल। ये क्या है, कुछ हार्मोन्स के हमारे पास नाम दिया हुआ है। चलिए आगे समझते हैं हम कुछ क्वेश्चन के बारे में, कि जो पूछे जा सकते हैं कि सभी एंजाइम का क्या कार्य है, जितने भी एंजाइम है उनका क्या काम है। अगर हम ओवरऑल पूरी क्लास का अगर निचोड़ निकालें कि एंजाइम का क्या काम है, तो हम बोलेंगे कि जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक प्रक्रिया की दर को तेज करने का काम,
कौन करता है? एंजाइम करता है। तो हम बोलेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया की दर को तेज करने का काम करता है, जीवन का समर्थन करने में सहायक होता है। एंजाइमों के बिना हमारे शरीर में सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं बेहद धीमी हो जाएंगी, जिससे जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एंजाइम क्या कर सकते हैं? बोले जैव रासायनिक जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनको तेज करते हैं। काम कैसे करते हैं एंजाइम? एंजाइम प्रतिक्रियाशील अणुओं के साथ में जुड़कर उन्हें ऐसी स्थिति में रखकर काम करते हैं जिससे रासायनिक बंधन तोड़ने और बंधन बनने की प्रक्रिया अधिक तेजी से हो सके। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये प्रतिक्रिया समन्वय की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे जो रिएक्शन है वो तेज गति से आगे बढ़ जाती है ना। एंजाइम उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एंजाइम को ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जो प्रभावित करेंगे? देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम है, तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। सबसे पहला है सबस्ट्रेट की सांद्रता। जो एंजाइम के साथ जुड़ने वाला जो भी अणु है या परमाणु है, अगर उसकी सांद्रता कम या अधिक होती है तो एंजाइम की गति प्रभावित हो, एंजाइम का जो उत्प्रेरक की क्षमता है वो प्रभावित होगी। मान लो हमारे पास सबस्ट्रेट है, जो जोड़ने वाला अणु है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और एंजाइम कम है ना, तो जो अभिक्रिया की गति होगी वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। मान लो एंजाइम की मात्रा ज्यादा है और सबस्ट्रेट की मात्रा कम तो अभिक्रिया तेज गति से हो जाएगी। तो सबस्ट्रेट की जो सांद्रता होती है ना, कंसंट्रेशन जो होता है सबस्ट्रेट का, वो प्रभावित कर सकता है किसके? एंजाइम को। दूसरा है एंजाइम की सांद्रता, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में है तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र गति से होंगी, क्योंकि ये उत्प्रेरक के जैसे काम करेंगे। और एंजाइम ही अगर कम मात्रा में बने हमारी बॉडी में तो क्या होगी? अभिक्रिया बहुत ही स्लो हो जाएगी। तापमान, तापमान प्रभावित करता है हमारे किसको? एंजाइम को। अच्छा, एंजाइम के ऊपर एक और चीजें हैं कि जो एंजाइम होते हैं ये परावैंगनी प्रकाश जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, इसके द्वारा ये एंजाइम जो होते हैं क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एंजाइम जो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच मान जिसको बोलते हैं हम, पीएच मान से क्या होते हैं? एंजाइम प्रभावित होते हैं। एंजाइमों का एंजाइमों के बारे में हमें पता है कि जो अगर पीएच मान अगर कम है या ज्यादा है तो उससे भी क्या होंगे? एंजाइम प्रभावित हो सकते हैं। तो चलिए हम पूरा एक बार निचोड़ निकाल लेते हैं पूरी क्लास का और समझते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। शॉर्ट में आपको बता दें, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक अणु है। ये एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन है। और किससे मिलकर बने होते हैं? तो बोले प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वो प्रोटीन किससे? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के जैसे ही क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एंजाइम सिर्फ कैसे काम कर सकते हैं? उत्प्रेरक के जैसे काम करते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम को कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलेंगे हम 6 भागों में बांटा गया है। इनका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से। ऑक्सीडोडक्सेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। सभी एंजाइमों का काम क्या होता है? अलग अलग तरीके का होता है। तो सभी एंजाइम कैसे काम करते हैं? अलग अलग तरीके से काम करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहला शॉर्ट में इसको पढ़ा कि कौन कौन सा एंजाइम जो हमारे शरीर में किस प्रकार का काम करता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन एंजाइमों का उपयोग कहाँ किया जाता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने एक एक करके सभी एंजाइमों के बारे में समझा है और इनको प्रभावित करने वाले कारक को भी देखा, है ना। तो आज की क्लास में हमने पूरे एंजाइमों के बारे में डिस्कशन किया है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइम का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन सा एंजाइम किस प्रकार कैसे काम करता है, और एंजाइम हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन होने वाली है, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, ये सभी रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में ही क्या होती हैं? बड़ी तेजी से होती हैं। अगर एंजाइम ना हो तो यही जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, जो 6-7 घंटे में हमारा भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, उसको डाइजेशन होने में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाए, 3-4 दिन या और भी ज़्यादा दिन हो जाए, है ना। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ही
नहीं होगा। तो हमारे शरीर की अगर व्यवस्था सही तरीके से चलाना है तो एंजाइम का उपयोग, एंजाइम जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एंजाइम के बिना जो मानव शरीर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उत्प्रेरक होते हैं। इसीलिए हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, जैव अणु के रूप में, जीवन के अणु के रूप में एंजाइमों को पढ़ा जाता है ना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।